हमने बोनस शेयर्स पढ़ा। बोनस शेयर्स में हमने ये सीखा कि पहली बात, विदाउट कंसिडरेशन दो टाइप की एंट्रीज होती है। अगर तो डिविडेंड आप दे रहे हो तो उसकी एंट्री पास होती है रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये बात याद रखनी है, डिविडेंड की जब भी एंट्री पास होगी रिटेन अर्निंग डेबिट होगा। डिविडेंड जब भी दोगे रिटेन अर्निंग डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होना है वो बात की बात है, डेबिट रिटेन अर्निंग होगा हमेशा। अगर तो आपने बोनस शेयर दिए हैं बट वो डिविडेंड की फॉर्म में नहीं है, वो कोई और चीज की, कोई इंप्लॉय अच्छा परफॉर्म करे हम उसको शेयर दे देते हैं, कोई सप्लायर या कस्टमर, कोई स्टेक होल्डर जो हमारे होते हैं उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन हो, कोई नया बंदा आता है हमारे एम्प्लॉयमेंट में हम उसको शेयर्स दे देते हैं। तो शेयर्स जब भी आप बगैर पैसों के दोगे ना वो होगा बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर दो टाइप के, एक तो आपने डिविडेंड देने की बजाय बोनस शेयर दे दी, और दूसरा किसी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर के किसी ने अच्छा परफॉर्म किया उसको शेयर्स दे दिए, उसकी एंट्री पास होगी शेयर प्रीमियम डेबिट या रिटेन अर्निंग। शेयर प्रीमियम नहीं होगा या खत्म हो जाएगा तो रिटेन अर्निंग, यहां हमेशा रिटेन अर्निंग। ठीक है, पहले हमने पढ़ा नया शेयर इश्यू करने की एंट्री, फिर हमने पढ़ा बोनस शेयर इश्यू करने की एंट्री, अब हम पढ़ने लगे हैं राइट शेयर इश्यू करने की एंट्री। राइट शेयर बेसिकली न्यू शेयर ही होते हैं। राइट शेयर न्यू शेयर ही होते हैं, बस इसमें फर्क ये होता है कि जो नए शेयर होते हैं वो मार्केट वैल्यू पे इश्यू होते हैं, जो राइट शेयर होते हैं वो लेस देन मार्केट वैल्यू। नॉर्मली लेस देन मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा, पार वैल्यू की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जो पहले से शेयर होल्डर हैं उनको हम ऑफर करवाते हैं कि यार अगर आप नया शेयर इश्यू करने लगे हैं, आपने खरीदने हैं तो बात करो। तो वो कहेंगे जाहिर सी बात है उनको कोई फायदा भी तो होना चाहिए, तो नॉर्मली लेस देन मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मार्केट में 150 रुपया रेट चल रहा है तो उनको 110 रुपए पे, 130 रुपए पे, 140 रुपए पे मिल जाती हैं, और इनकी एंट्री में भी कोई फर्क नहीं है, वही एंट्री है। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें शेयर प्रीमियम नहीं होता, गलत। फेस वैल्यू 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू 140 रुपए है, और इशू कर दिए राइट शेयर 120 रुपए में, तो 20 रुपए इसके अंदर है तो सही प्रीमियम। लोगों को बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 140, उनसे प्रीमियम 40 रुपए का कमाएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर देंगे तो 120 में। प्रीमियम उसमें भी है बट प्रीमियम है का। ओके होगी बात। उसके बाद बात आ गई है इश्यूएंस कॉस्ट की, तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट ही होता है। शेयर कैपिटल पार वैल्यू से होगा, आपको कैश आएगा 120 रुपए, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से डेबिट क्रेडिट होता है, और जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आपके पास आए हैं तो उसको क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम क्रेडिट करते हैं। और अगर मार्केट वैल्यू से भी कम है, पार वैल्यू से भी कम है, तो वो शेयर डिस्काउंट हो जाएगा। पार वैल्यू फिक्स रहती है, वो क्वेश्चन के अंदर जो बताई होगी वही होगी। पार वैल्यू फिक्स होगी, मार्केट वैल्यू चेंज होती है। इश्यूएंस कॉस्ट,
ये ध्यान से जब बाद में आप लेक्चर लेते हो घर में बैठ के और या यहाँ पर लेते हो तो ये बात याद रखनी है, जो पिछला हम लिख रहे हैं ना वो दिमाग में होना चाहिए। आप एंट्रीज तो कम से कम होनी चाहिए। इशुएंस कॉस्ट का मतलब क्या है? जब हमने शेयर इशू किए होंगे तो उसके ऊपर कोई लीगल, कोई रजिस्ट्रेशन, किसी भी कई किस्म के एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, उसे बोलते हैं इशुएंस कॉस्ट। बैंक क्रेडिट होगा, एसओपीएल इसका डेबिट नहीं होता क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। तो शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब अगली बात ये आप करोगे कि सर अगर शेयर प्रीमियम होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट। ठीक होगी बात? शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये काफी हद तक बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं जो इक्विटी से डायरेक्ट लिंक करती हैं। अब अगली बात आ जाती है डिविडेंड की। डिविडेंड एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल या एनुअल। फाइनल या एनुअल। इंटरिम किसे कहते हैं? ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड कोई पे हो जाना, डिक्लेयर हो जाना ड्यूरिंग द ईयर। मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिखा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि एंट्रीज भी साथ साथ अच्छी वाली बताऊं, सही वाली। कुछ डायरेक्ट एंट्री भी हम कर देते होते हैं। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर होगा, पे होगा। फाइनल डिविडेंड होता है जो साल के एंड पे होगा, जो साल के एंड पे होगा। इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्डेड in the year in which declared, जिस साल वो डिक्लेयर होगा उसी साल में रिकॉर्ड होगा। जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल रिकॉर्ड होगा। एंट्री के हिसाब से अगर देखें तो एंट्री इसकी पास होगी, या तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगा, रिटेन अर्निंग ने तो डेबिट ही होना, या कैश क्रेडिट होगा, या शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। पता है कैश कब क्रेडिट होगा? जब पैसे दोगे। और शेयर कैपिटल कब क्रेडिट होगा? जब शेयर दोगे। बोनस शेयर में हमने पढ़ा था ना डिविडेंड वाला, तो उसकी क्या एंट्री पास करी थी? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। तो अगर वो कैश डिविडेंड खुद बता देता है, कैश डिविडेंड होगा तो कैश टू रिटेन अर्निंग टू कैश, और अगर शेयर कैपिटल होगा तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। उसके बाद है फाइनल डिविडेंड, रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर, previous year in which declared, जिस साल डिक्लेयर होगा उससे पिछले साल रिकॉर्ड होगा। जिस साल डिक्लेयर होगा उससे पिछले साल रिकॉर्ड होगा। ये अगले साल, पिछले साल या अगले साल? पिछले साल कैसे होएगा? कुछ मेरे साथ लोग बैठे थे, मैंने कहा हाँ जी, जिस साल डिक्लेयर होगा उससे अगले साल रिकॉर्ड होगा। ये होता किस तरह से? अब सुनिएगा जरा। सपोज दैट हमारा साल खत्म हो रहा है 2020 में,
ठीक है। अब 2020 का सारा डाटा क्लियर हो गया सारा, लेकिन इसका भी ऑडिट नहीं होता। ऑडिट होता है इसका 2021 में। ऑडिट किस में हो रहा है? 2021 में। अब ये डिक्लेयर वाली बात भी अभी कंफर्म ना करो, ओरिजिनल बात ये है कि 2020 का डिविडेंड 2021 में रिकॉर्ड होगा। इधर ली, 2020 का डिविडेंड 2021 में रिकॉर्ड होगा, ये बात समझो। अब ये बात तो कंफर्म है, ऑडिट होता है हर साल के एंड पे। दिसंबर 2020 का ऑडिट होना शुरू शुरू हो गया, और कंप्लीट किस में होता है? 2021 में। शुरू ही बल्कि 2021 में होता है, क्योंकि दिसंबर तक तो हमारा ईयर एंड हुआ ना। तो 2021 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा, जितना भी टाइम लगा, हो गया काम। अब 2021 में ऑडिट फाइनल हो गया, डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि भाई इतना डिविडेंड हमने देना है इस साल। और वो क्या 2021 के साल के डिविडेंड की बात कर रहे हैं? 2021 का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, ना उसका प्रॉफिट निकला, ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। ये किसकी बातें कर रहा है? किसके फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है? 2020 के साल की बात कर रहा है। तो 2020 के साल का जो फाइनल डिविडेंड बनेगा वो हमेशा 2021 में उसकी बातें हो रही होंगी, और होंगी भी कब? मार्च में, अप्रैल में, फरवरी के अंदर। ये नहीं कि उसके जाकर दिसंबर में बात होगी, नहीं। अगले 3-4 महीनों के अंदर जिस डिविडेंड की बात हो रही होगी ना, वो होगा 2020 का, और रिकॉर्ड कब होगा? 2021 में। अच्छा, 2021 में क्यों रिकॉर्ड होगा? देखिए, एक होता है राइट टू रिसीव। शेयर होल्डर का तब तक राइट नहीं बनता जब तक के डिक्लेयर ना हो जाए, अमाउंट सर्टन ना हो जाए। तो अमाउंट सर्टन कब होगी? जब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होंगी। वो फाइनल कोड में हमने पढ़ा था, कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं। एडजस्टमेंट होंगी, डायरेक्टर डिक्लेयर करेंगे, शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा कि ये डिविडेंड बिकम पेएबल या रिसीवेबल। इस वजह से फिर 2020 की सारी कंफर्मेशन किस साल में हो रही है? 2021 में। हाँ, ये अप्लाई जो होगा ना, वो जो हम क्वेश्चन करते वक्त भी जरा ध्यान रखेंगे, वो हमेशा पिछले साल के क्लोजिंग शेयर्स के ऊपर अप्लाई होता है। पिछले साल के क्लोजिंग शेयर्स के ऊपर अप्लाई होता है। यदि 20% वो कहेगा तो हम 20% किसका लेंगे? 2021 का ओपनिंग या 2020 का क्लोजिंग। चलो, ये बात तो अभी बाद में देखते हैं। इस चीज को सिर्फ ये देखना है कि जो एनुअल डिविडेंड है वो जिस साल का होगा उससे अगले साल रिकॉर्ड हो, जिस साल का होगा उससे अगले साल रिकॉर्ड हो। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। ये हमारे पास इंटरिम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल रिकॉर्ड होगा। फाइनल डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर या जिस साल का होगा, ऐसे पढ़ो, जिस साल का होगा उससे अगले साल रिकॉर्ड। ठीक होगी बात? नेक्स्ट, डिविडेंड के बारे में एक और बात, एंट्री इसकी देख लें। एंट्री वही होती है रिटेन अर्निंग टू कैश या शेयर कैपिटल। अगर पैसे दे देंगे तो रिटेन अर्निंग टू कैश, और अगर बोनस शेयर देंगे तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें ना एक चेन भी है एंट्रीज की। पहले किसकी एंट्री बनती है? अगर पैसे ना दो फौरन तो रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। फिर अगली एंट्री होती है जब पैसे दे दो तो डिविडेंड पेएबल डेबिट। तो जनरल एंट्रीज आती है ना। तो अगर आप इसकी, अगर क्वेश्चन के अंदर वो अलग अलग डेट बता दे कि इस दिन अप्रूव हुआ, इस दिन पे किया, तो ये है जिस दिन अप्रूव हुआ और ये है जिस दिन, और अगर डिविडेंड पेएबल क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है, तो बाकी बच क्या रहा है? रिटेन अर्निंग टू कैश।
तो इसलिए इसकी दो एंट्रीज के बजाय स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर हम एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर दो डेट अलग अलग बताई हो तो एंट्रीज पूछी हो तो ये कर देना। ठीक होगी बात। एक और बात डिविडेंड से रिलेटेड सुन ले बड़ा ध्यान से। होता यह है कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है किसकी तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से। डिविडेंड डिक्लेयर होता है मैनेजमेंट की तरफ से और अप्रूव किसकी तरफ से होगा? अप्रूव्ड बाय, उसे मेंबर भी बोलते हैं, शेयर होल्डर भी बोलते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर होता है डायरेक्टर की तरफ से, भाई इतना डिविडेंड दे दो, और अप्रूव होता है मेंबर की तरफ से, अप्रूवल के बाद फिर डिविडेंड मिलता होता है। अब सिचुएशन हम करने लगे हैं दो क्रिएट। अप्रूव किया 5 रुपए, डिक्लेयर किया 5 रुपए, शेयर होल्डर कहते हैं नहीं यार 4 रुपए होना चाहिए क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं निकालने, पैसे अभी बिजनेस में रहने चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस 1 रुपए निकाल, 4 रुपए दे दो। तो फिर डिविडेंड होगा 4 रुपए। डिविडेंड कितना होगा? 5 रुपए डिक्लेयर किया, 4 रुपए अप्रूव किया, तो डिविडेंड कितना रिकॉर्ड होगा? 4। फिर शेयर होल्डर ने कहा, सॉरी डायरेक्टर ने कहा 3 रुपए निकालो, शेयर होल्डर कहता है नहीं नहीं यार बड़ी जरूरत है, 6 रुपए होने चाहिए। डिक्लेयर किया 3 रुपए और मेंबर्स ने अप्रूव किया 6 रुपए, तो क्या होगा? इसका मतलब है जो शेयर होल्डर हैं वो कम डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। ये आप लोग कंपनी लॉ में जाकर पढ़ो। डायरेक्टर सॉरी शेयर होल्डर डिविडेंड की अप्रूवल कम वैल्यू से कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग में हम कहते हैं लोअर ऑफ अप्रूवल एंड डिक्लेयर। अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं? लोअर ऑफ अप्रूवल एंड डिक्लेयर। और लॉ के अंदर आप लोगों को इसी चीज को किस अंदाज में कहोगे कि मेंबर्स शेयर होल्डर डिविडेंड की वैल्यू कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। ओके होगी बात। आगे बढ़े। फिर दूसरी बात ये होती है कि डिविडेंड जो गिवन होती है, आपको डिविडेंड या तो परसेंटेज फॉर्म में गिवन होगी या पर शेयर गिवन होगी। अगर परसेंटेज में गिवन हो तो डायरेक्ट अमाउंट के ऊपर अप्लाई कर देना। अगर परसेंटेज में गिवन होगी तो डायरेक्ट अमाउंट पे लिया करेंगे, और अगर पर शेयर गिवन होगी तो पहले क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर डिविडेंड। और ये तो मैं इसलिए बता देता हूं कि कुछ जीनियस ऐसे लोग होते हैं कि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि परसेंटेज गिवन है तो वो सेम ही तरीका रखते हैं, ध्यान इधर उधर रहता है ना, इस वजह से। अदरवाइज पता होता है, इसलिए तो बताने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि जो पहले आपको 10-12 क्लासेस पढ़ के आए हो उसमें पता नहीं क्या पढ़ा है। मुझे तो ये हैरत होती है कि ये बेसिक नॉलेज तो होता ही है, लेकिन ये इन चीजों में भी देखा है कि लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूं। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि एंट्रीज करते रहेंगे ना तो परेशानी होगी। बाकी एंट्रीज कल पढ़ेंगे, अभी हम जा रहे हैं फॉर्मेट के ऊपर ताकि कल सवाल भी हम कर लें। तो एंट्रीज तो थोड़ी सी रह गई हैं, वो मैं कल करवाऊंगा बाकी, क्योंकि वो एवं फजूल सी एंट्रीज हैं, बार बार पहले भी पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले आप लिखिए एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी, ये वो एलिमेंट है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शामिल होंगे। सबसे पहले आप लिखें ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल,
ये ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? आईपीओ मतलब न्यू शेयर, राइट इशू, राइट शेयर इशू, बोनस शेयर इशू, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल वाले, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिर उसके बाद डिविडेंड, वो इंटरम भी हो सकता है, वो फाइनल या एनुअल डिविडेंड भी हो सकता है। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मोस्टली होता है, शेयर प्रीमियम को कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं, शेयर प्रीमियम को कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं। तो नाम लिखना है तो लिख लो शेयर प्रीमियम। पता है और कैपिटल रिजर्व क्या हो सकता है? और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? आपके सिलेबस में सिर्फ शेयर प्रीमियम ही है। पहले एक रिडेम्पशन रिजर्व होता था, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में आपके पास आ जाता है जर्नल, यानी एक तो रिटेन अर्निंग, एक आ जाता है जर्नल रिजर्व, एक आ जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये जनरल रिजर्व के अंदर आ जाता है। ठीक होगी बात। अगर हेडिंग की बात देखें तो एक हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, या जिसे आप ओसीआई भी कहते हो। ये हैं एलिमेंट ऑफ इक्विटी, इनमें कोई चेंज आएगा तो वो इक्विटी में चेंज आएगा। इसके अलावा जिस चीज में चेंज आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब सबसे पहले इसमें देख लें कि हमने ये भी पढ़ा, राइट शेयर के बारे में भी डिस्कशन कर ली, बोनस शेयर के बारे में भी डिस्कशन हो गई, इंटरम और फाइनल डिविडेंड भी हो गया। ये समझो ना कि आपको आता भी है, मुझे भी पता नहीं आता, बस मैंने थोड़ा सा बताना था। ये चीजें सवाल जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं समझ लगनी। शेयर प्रीमियम की बात हो गई, रिटेन अर्निंग के बारे में अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं पता, बट थोड़ा बहुत इतना पता है उतना ही काफी है। अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? ये जो कैपिटल रिजर्व होता है ना, ये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जो कैपिटल रिजर्व होता है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आप उसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते, आप उसमें से कैपिटल नेचर की ही चीजें पूरी करते हो। जो शेयर आप देखिए कि किसी भी जगह आपने वहां से पैसे नहीं दिए शेयर होल्डर को, ठीक होगी बात। तो आप लोगों ने जो कैपिटल रिजर्व होता है उसका मेन काम क्या है कि वो शेयर उसमें से
कैपिटल रिजर्व में से क्या कर सकते हैं, पेपर में एक दफा सवाल आ गया था, उसमें से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो अदर देन डिविडेंड, उसमें से बोनस शेयर इशू कर सकते हो अदर देन डिविडेंड, उसमें से इशुएंस कॉस्ट पे कर सकते हो। हाँ, अगर एक होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होते हैं, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे करते वक्त अगर कोई पैसे कम हो जाएं तो वो वहां से भी पे हो सकते हैं। और ये क्योंकि पेपर में सवाल आ सकता है इसलिए मैं आपको ना ये हाईलाइट करवा देता हूं आपकी बुक से ही, बाकी भी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, चीजें मैं बुक से जो आपने रीड करना है उसको भी मैं बता देता हूं। ये देखिएगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। अगर आपने अपने नोट्सों में लिखना है तो नोट्सों में लिख लो, बुक से हाईलाइट करने हैं तो बुक से हाईलाइट कर लो। वो कहता है कंपनी एक्ट, ये देखा मैंने पहले कह दिया था कि ये लॉ है, सी लॉ है। कंपनी एक्ट के अंदर 4 एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जो शेयर प्रीमियम से, इधर जिसमें आप शेयर प्रीमियम डेबिट कर सकते हो। शेयर प्रीमियम डेबिट करने का मतलब है उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो कैपिटल रिजर्व या शेयर प्रीमियम आप लोग किस, टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो शुरू में सारे खर्चे आते हैं ना कंपनी को बनाते वक्त, कहते हैं उसको आप वहां से कवर कर सकते हो। उसकी एंट्री क्या होती है, जब वो एक्सपेंसेस हमारे हो रहे होते हैं ना तो हम एक्सपेंसेस, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट कर रहे होते हैं, बैंक क्रेडिट कर रहे होते हैं, फिर वो खत्म करते जाते हैं, उसको क्रेडिट करते जाते हैं और किस में से कवर करते जाते हैं, शेयर प्रीमियम में से। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर। इशुएंस ऑफ शेयर की एंट्री मैंने क्या पास की करवाई थी, इशुएंस कॉस्ट की, याद है, इशुएंस कॉस्ट की, शेयर प्रीमियम डेबिट। अगर वो नहीं होगा तो फिर रिटेन अर्निंग, वरना in providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares। कहता है अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो और आपके पास पैसे पूछे नहीं है तो आप शेयर प्रीमियम से उसको कवर कर सकते हो। और इशुएंस ऑफ अदर देन डिविडेंड। तो ये 4 खर्चे ऐसे हैं जो आप शेयर प्रीमियम से कवर कर सकते हो, वरना शेयर प्रीमियम और किसी मकसद के लिए आप इस्तेमाल, रिजर्व है ना, ये कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं, तो ये रिजर्व इस्तेमाल होने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो आपने सबसे पहला राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा इशुएंस कॉस्ट, तीसरा शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट, और चौथा बोनस शेयर्स। इसके अलावा आप शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद सरप्लस की बात मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है, हम वापस चलते हैं अपने एरिया में। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब सुन ले। होता यह है कि शेयर होल्डर को, जैसे अगर मैं आपको, वैसे तो नहीं दूंगा, सीरियस ना हो जाना, कि अगर मैं डेली बेस पे आपको 100 रुपया पहले दिन देता हूं, अगले दिन 120 रुपया, अगले दिन नहीं, साल बाद 120 रुपया देता हूं, फिर उससे अगले साल 140 रुपया देता हूं, तो अब तीसरे साल या चौथे साल आप सोच के बैठे होंगे, अच्छा सर ने पहले 100 रुपया दिया था, फिर 120, 140, अब 150 तो होगा मिनिमम, और मैं ना आपको दे दूं 90 रुपए। वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये ना, किसी डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा ये सोचा, वो कहते हैं कि डिविडेंड हम तो दे रहे होते हैं शेयर होल्डर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तो कभी प्रॉफिट कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है, तो जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा दे देंगे, कम आएगा तो कम दे देंगे। लेकिन वो जब ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड देते हैं ना, तो अगली दफा भी शेयर होल्डर ये सोच के बैठा होता है कि ज्यादा मिलेगा। फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने एक चालाकी की, वो सपोज एट 12 रुपए आया ना, डिविडेंड बनता था, उन्होंने दिया 10 रुपए। कितना दिया?
₹2 का एक रिजर्व क्रिएट कर लिया, उसे बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। फिर अगली दफा ₹13 आया, उन्होंने कितना दिया और ₹3 के उसमें ट्रांसफर कर दिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तीसरे साल ₹9 बन रहा था, उन्होंने फिर भी कितना दिया ₹10। वो जो ₹1 एक्स्ट्रा देना है वो कहां से देंगे, इक्वलाइजेशन लव से क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के डिविडेंड को हम स्टेबल रखेंगे, और अगर कभी ज्यादा देना पड़ गया तो हम रिजर्व से निकाल के पैसे दे देंगे, और अगर ज्यादा बन रहा हुआ तो ऊपर वाले पैसे निकाल के इस रिजर्व में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ये एक डिविडेंड स्टेबल रखने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, और होता है ये पैसे किसके ही हैं, शेयर होल्डर को ही देने होते हैं। ये शेयर होल्डर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिक्स नहीं, ये फिक्स वो खुद कर रहे हैं, नेचर फिक्स नहीं है, वो खुद कर रहे हैं, वो उसकी तो नेचर ही फिक्स है ना, जिसकी नेचर फिक्स नहीं है। और ये सारे एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट से हमने अपना क्वेश्चन करना है। अगर इक्विटी का कोई भी एलिमेंट बढ़ रहा होगा तो इक्विटी क्रेडिट, और अगर कम हो रहा होगा तो इक्विटी डेबिट। बढ़ रहा होगा तो इक्विटी क्रेडिट, इक्विटी का कोई भी एलिमेंट बढ़ रहा होगा इक्विटी क्रेडिट, कम हो रहा होगा इक्विटी। तो एक छोटा सा फॉर्मेट लिखें जिस फॉर्मेट में कल हमने क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको बुक से भी जरूर कहूंगा कि आपने कुछ पढ़ के आना है बुक से। बुक से आपने ये रीवैल्यूएशन सरप्लस को छोड़ के, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ये भी हो चुका है आपका। ये एग्जांपल आपकी सारी हो चुकी है। एक डिविडेंड का कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको आपने छोड़ देना है, बल्कि मैं कहता हूं एग्जांपल नंबर 7 तक करके आना। एग्जांपल नंबर 7 तक कंप्लीट कर लेना, इसके बाद जो चीजें आएंगी वो हम उसको देखेंगे एग्जांपल नंबर 7 से के बाद। अभी मैं आपको फॉर्मेट पढ़ाने लगा हूं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है ऊपर। नाम क्या लिखोगे, कल करा लेना, यही नाम लिख दे। चलो जी, नाम लिख देते हैं। NR, कोई भी नाम लिख सकते हो, ये मैंने उनका लिखा जो आपस में बातें कर रहे हैं, उनको पता चल गया होगा। स्टेटमेंट ऑफ changes in equity for the year ended ये फॉर्मेट आपने याद करना होगा। कुछ कॉलम्स लिखेंगे, सपोज दैट एक कॉलम आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर। ये जो कॉलम होगा ही नहीं ना क्वेश्चन के अंदर, वो हम लिखेंगे ही नहीं। फिर आप लिखोगे शेयर प्रीमियम, फिर आके क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व हो गया, फिर हम लिखेंगे जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल। ये अभी तक जो पेपर में सवाल आ चुके हैं ना, अभी तक ये एलिमेंट आए हुए हैं। ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इक्विटी है। ये ऊपर जो लिखे हैं ना कंपोनेंट ऑफ इक्विटी लिखे हुए हैं सारे, ये इक्विटी के नाम है सारे। और अगर ये क्रेडिट होंगे तो यहां प्लस होंगे, आके डेबिट होंगे तो यहां पर माइनस होंगे। अब ये चेंज कब कब और कैसे कैसे होंगे,
सबसे पहले हमने लिखना है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल के नीचे, जिसका ओपनिंग बैलेंस है उसके नीचे लिखेंगे, जिसका ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा उसके नीचे लिखेंगे, जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद न्यू शेयर्स या राइट शेयर एक ही तरह से डील करते हैं। न्यू शेयर या राइट शेयर, बताओ नए शेयर से या राइट शेयर से एंट्री क्या पास होती है? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट, अगर डिस्काउंट है तो शेयर प्रीमियम डेबिट, और किसी कॉलम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए शेयर इश्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल में ऐड होगा, शेयर प्रीमियम में ऐड होगा, और अगर कम कीमत पर इश्यू किए हैं तो शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा, और अगर शेयर प्रीमियम पड़ा ही नहीं हुआ तो रिटेनर। उसके बाद बोनस शेयर्स। अभी ये बोनस शेयर समझे अदर देन डिविडेंड वाले। कौन से हैं ये? ब्रैकेट में लिख लें चाहे, अदर देन डिविडेंड। हाँ जी, बोनस शेयर की एंट्री क्या पड़ी थी? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं, यहां पे याद कर लेना। शेयर कैपिटल में ऐड, शेयर प्रीमियम में से माइनस, या जो मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा ना वो सेकंड प्रेफरेंस होगी। अगर शेयर प्रीमियम पड़ा ही नहीं हुआ तो फिर रिटेनर। इसके टोटल में भी कुछ नहीं आना, क्योंकि जितना प्लस हो रहा है उतना माइनस हो रहा है। उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड चाहे इंटरम हो चाहे फाइनल हो, एंट्री सेम होती है, रिकॉर्डिंग भी सेम होती है, बस बेस चेंज होती है। रिकॉर्ड कौन से वाला करना है? तो दो तरह से डिविडेंड होता है जनाब, एक होता है कैश और एक होता है बोनस। अगर तो है कैश वाला, एंट्री क्या होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है और कैश का कॉलम इसमें होता नहीं। रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है और कैश का कॉलम होता नहीं। उसके बाद अगर हम बोनस देंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट। बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस, शेयर कैपिटल में। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। नजर नहीं आ रहा?
चलिए आप जरा खामोशी इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो यार, आपस की शक्लें नहीं देखी आप लोगों ने पहले? पता नहीं ना, इतना ना वहां तक काम रखा करो, क्योंकि आप लोगों को आई कैप का नहीं पता और हम आई कैप को देखते आ रहे हैं। आई कैप कैसे जुल्म ढाता है, और जुल्म उन पे ढाता है जो अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। आप लोग जब क्लास में एक चीज का पढ़ाई जाए और आप लोग इधर उधर मसरूफ हो, तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। आप जो कहते हो ना एक चीज समझ नहीं लगती, इम्पॉसिबल। मैं तो जिसकी शक्ल इंसानों जैसे लग रही होती है ना मुझे, जो कि मुझे लगता है आप सबकी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी चीज आपको समझ ना लगे, पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह होती है। आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते। कोई इधर बैठा है, कोई इधर मुंह उठा के बैठा है, मुंह उठा के भी नहीं, लटका के। उठने वाला तो खत्म हो गया ना, लटका के बैठे हो आप। तो इसलिए थोड़ा एक्टिव होकर बैठते हैं। वो जो एक्टिवनेस है ना आपकी, वो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद देती है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा होता है ना, नेट प्रॉफिट, नेट कंप्रीहेंसिव इनकम की बात नहीं कर रहा, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। वो नेट प्रॉफिट आपका आकर रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट किस में आकर ऐड हो जाता है? रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है। और यहां पर फिर टोटल में ये आप अगर नेट लॉस होगा तो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसकी एंट्रीज नहीं करवाई, एंट्रीज मैं बाद में करवाऊंगा। और जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर आकर ऐड हो जाता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर, रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है तो प्लस, डेबिट हो रहा है तो माइनस। वो जो उसको आप ओसीआई नहीं लिखते हो अपनी एंट्री के अंदर, आप एंट्री पास कर लिया करो। अगर आपका सरप्लस डेबिट हो रहा है तो माइनस कर दो, आके क्रेडिट हो रहा है तो प्लस कर दो। यहां रीवैल्यूएशन लॉस नहीं आता, वो एसओपीएल में जाता है। वो होती है एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन का पता है ना, क्या एंट्री पास होती है? ओसीआई मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। तो जनाब ये खुद ही बता रहा है कि मैंने किधर जाना है, रिटेन अर्निंग में ऐड और रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस। रिटेन अर्निंग में ऐड और रीवैल्यूएशन सरप्लस में से, ओके होगी बात। इसके अलावा डिविडेंड ऑफ पी शेयर्स भी आ सकता है। डिविडेंड ऑफ वो वही रिटेन अर्निंग में से माइनस। डिविडेंड का एक ही तरीका है, उसकी कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है लेकिन प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। अब आप इसका टोटल करोगे तो ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट। आपने कल इसको 3 दफा लिखना है। अच्छा, एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिख लें, एक और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर ये मोस्टली आ जाता है इसलिए लिख लो, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता क्या है? रिटेन अर्निंग से एक अमाउंट माइनस होके जनरल रिजर्व में ऐड हो जाए। इश्यूएंस कॉस्ट, शेयर प्रीमियम, इश्यूएंस कॉस्ट की एंट्री क्या होती है? इश्यूएंस कॉस्ट को ना ऊपर एडजस्ट करो, नीचे नहीं। इश्यूएंस कॉस्ट शेयर प्रीमियम में से माइनस या रिटेन अर्निंग में से माइनस। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मेट है। आपने जिसने ये बाद में लेक्चर सुनना है उसके लिए भी यही मैसेज है कि इसको कल लेक्चर सुनने से पहले 3 दफा ये फॉर्मेट लिखना है और 7 आई कैप की बुक से 7 एग्जाम्पल तक आपकी रीडिंग कंप्लीट हो।
कोई मसला आएगा कल आकर पूछना है, वैसे मैं खुद ही बता दूंगा, वो मसले आपके खत्म हो जाएंगे। जो एंट्रीज रह गई हैं, जो टर्म्स रह गई हैं, पहली क्लास में एंट्रीज और टर्म्स करेंगे और अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो जिस बंदे ने ये 3 क्वेश्चन 3 दफा नहीं लिखा होगा, एक बार का रेट 50 रुपए है। एक बार जो नहीं लिखेगा उसका रेट 50 रुपए। तो अगर 3 दफा ना लिखना मैं कहूंगा, बस 150 रुपया दे दे, ठीक है? ओके जी।